जयंती है, उनकी जयंती की मैं आपको बधाई भी दे दूं और एक लाइन में बता भी दूं। जब मैंने उनको पढ़ा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया, लेकिन उनमें एक चीज़ जो विशेष मुझे लगी जिसका निर्माण उन्होंने किया, कुएं बनाने का निर्माण, जहाँ हर वर्ग के व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार भी था। तो उनकी जयंती में आपको बधाई दे दूं। आज भी ये संत प्रजापति जी का परिनिर्वाण दिवस भी है। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले इस आंदोलन के पुरोधा, या मैं ये कहूं भारत के साथ साथ अन्य उन जगहों पर भी जहां बैठकर की विचारधारा वाले या बैठे सभी अधिवक्ता गणों को मेरी ओर से जय भीम, जय भारत। मैं शुक्रिया अदा कर दूं हमारे लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन बड़े भाई एम एस आर्य जी का, जिनकी लगन और मेहनत से और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये इतना बड़ा सफल आयोजन हो पाया। क्योंकि आज तक मैं जहां गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि एडवोकेट को इकट्ठा करना बहुत बड़ा भारी काम है। इसलिए नहीं कि वो इकट्ठा नहीं होना चाहते, इसलिए कि उन पर काम का प्रेशर ज्यादा रहता होगा। तो मैं एम एस आर्य जी और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा कर दूं कि भव्य आयोजन किया और भारत के लगभग कई राज्यों के लोग, कई राज्यों के अधिवक्ता यहाँ पर हैं। मैं विशेष शुक्रिया यहाँ जो संचालन कर रहे हैं, जो तन मन और धन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ बैठे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी भी हैं, और तमाम जितने साथी नाम मैं अधिकतर के जानता हूँ, तुम्हारी बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो मैं आप सबका शुक्रिया और आभार व्यक्त कर दूं। यहाँ आए हमारे न्यायमूर्ति यादव जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और हमारे विशेष अधिवक्ता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो अपना अधिवक्ता का जो धर्म है वो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, जब से संसद में गए वहां भी उस धर्म को पूर्णतः निभा रहे हैं। तो आप सभी का शुक्रिया और आभार। आज लीगल सेल के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आप सबकी एकता अखंडता देखने को मिल रही, ये बहुत अच्छी बात है। काश एकता अखंडता बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिले, जहां शायद सामाजिक न्याय की बात हो सके, जहां धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात भी हो सके। लेकिन आज भारत के अंदर अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उस शब्द मेरे साथ चुप सकते हैं, उनको बुरा मत मानिएगा। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारे ही बीच के कुछ लोग उस सामाजिक न्याय को तोड़ देने का काम करते हैं। अधिवक्ता जो शब्द है वो अपने में ही न्याय का प्रतीक है। जैसे भी जज साहब ने बताया कि अधिवक्ता को बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है, लेकिन जब अधिवक्ताओं के बीच में जाति धर्म की व्यवस्था स्थापित होती है तो ये दुखदाई। जैसे अभी ग्वालियर हाईकोर्ट में हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर छोटा सा विवाद हो, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ अपने फेस की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ साथियों ने अलग अलग बयान दिए। पूरा स्टेट परेशान हुआ, बहुत सारे संगठन परेशान हुए, व्यवस्था बिगड़ी। हालांकि मैं ये जानता हूं कि सरकार के बिना सक्षम के नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर समस्याओं की बात की जाए तो देखिए, हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। अगर आप और हम ये सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई तीसरा करके कर देगा तो ये मिथ्या है, बेकार की सोच। जैसे मैं देखता हूं कि जो नए साथी, नए बच्चे LLB करके जाते हैं, इसके बाद मैं भी LLB करूंगा, क्योंकि अभी मुझे आदेश मिल गया, पर मैं आपको भी करनी पड़ेगी। तो साथी नए बच्चे LLB करके कोर्ट की ओर जाते हैं, जिनके परिवार भी गरीब होते हैं, खर्चे की व्यवस्था भी नहीं होती, जो मुश्किल से प्रैक्टिस कर कहीं ना कहीं अपने नाम को स्थापित करते हैं, उनको 20-20 साल, 30 साल, 40-40 साल चैम्बर नसीब नहीं होते। अगर आपकी सोर्स है, आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है तो आपके लिए चैम्बर उपलब्ध है। लेकिन अगर आपकी कोई सोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो आपको किसी भी कीमत पर चैम्बर स्थापित नहीं होगा। इसका कारण जानते क्या? इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सुव्यवस्थित व्यक्ति
करने के लिए नहीं खड़ा कर रहे हैं, जो चीखकर चिल्लाकर लड़कर हमारी मांग को मजबूती के साथ रख सकते। यही इसका कारण है। इतनी सारी समस्याएं, टोल की समस्या, टोल तो शायद हम दे भी देंगे, लेकिन एक समस्या जो अधिवक्ता यहाँ पर जो काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई कोई भत्ता या फिर किसी प्रकार का अलाउंस उन्हें नहीं मिलता, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई एक्सीडेंटल सुविधा, ना कोई बच्चों की पढ़ाई में छूट है, ना ही कोई कमरे में बिजली में किसी प्रकार की छूट नहीं है। वो जब तक अच्छे रहता है, पैर चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, तो वो सब चीजें अवेलेबल कर देते हैं। 60 साल के बाद तो व्यक्ति भी रिटायर हो जाता है, क्या अधिवक्ता रिटायर हो पाता है? और ये देखिए कि अधिवक्ता 60 साल के बाद अगर बीमारी हो जाए तो अधिवक्ता को अपना जीवन यापन करने की बड़ी परेशानी आती है। ये महत्वपूर्ण मांग है कि जो अधिवक्ता ईमानदारी से और लगातार वकालत करता है, प्रैक्टिस कर रहा है अगले 60 साल तक, सरकार को उसको भत्ते के रूप में 60 साल के बाद कुछ ना कुछ उसका वेतन मांगना चाहिए, जिससे कम से कम अपना वृद्ध अवस्था का जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। ये सब हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीति के विषय में कि राजनीति वो चाबी है जो हर समस्या का समाधान खोलती है। हर चीज का बन सकता है, यहाँ तो सब कुछ बन सकता है। यहाँ जानवर के नाम पर हत्या हो सकती है, यहाँ जानवरों का आधार कार्ड बन सकते हैं, तो हम सब तो इंसान हैं, अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं मांग सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। किसान जब कुछ गलत हो जाता तो वो पुलिस के बाद सीधे कोर्ट की ओर भागता है और किसी ऐसे अधिवक्ता को ढूंढता है कि जहां उसे न्याय मिल सके। क्या आज ऐसा हो पा रहा है? क्या पैसे का प्रभाव हमारे इस परिवार में है या नहीं, ये हमें सोचना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर इस व्यवस्था को, न्याय की व्यवस्था को इसलिए स्थापित करके गए होंगे कि कहीं ना कहीं हो सके कोई ना कोई 100 साथियों में से 5 या 10 लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो न्याय के लिए लड़ेंगे। अब आप सोचिए, इलाहाबाद में व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है, उसको ना जाने कितनी गोलियां मारी जाती हैं अधिवक्ता को। 1-2 दिन आंदोलन होता है, फिर मामला माहौल शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या अब जो न्याय के लिए लड़ेंगे उनको गोलियां मिलेंगी? क्या सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? या फिर वो लड़ते हुए जो गया है, शहीद हुआ है, क्या उनके परिवार के विषय में सरकार ने ऐसा कोई कंपोनेंट प्लान बनाया है कि ये व्यक्ति यहाँ पर न्याय दिलाते दिलाते गया है, इसके लिए कोई व्यवस्था हो? और व्यवस्था है नहीं तो क्यों नहीं है, ये पूछने का सवाल है, और चीख कर पूछने का सवाल है। ये यहाँ की सरकारों से, यहाँ के लीडरों से पूछने का सवाल है कि आखिर आज तक आपने किया क्या? ये हमें समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है मौजूदा सरकारें, हालांकि सरकार के विषय में बोलने के लिए यहाँ मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि आज के समय में मौजूदा सरकारें अपने हिसाब से धार्मिक न्याय को स्थापित कर देना चाहती हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मौलिक अधिकारों को मौलिक नहीं समझना चाहती। अब अलीगढ़ की घटना देखिए, क्या बाबा साहब के मौलिक अधिकारों का मोल था? यह सरकार मौलिक अधिकारों के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता आती है उस पर काबिज है, और अगर वो काबिज नहीं है तो कहां है हम लोग? क्या है हमारी आवाज? क्या हम लिख रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं? क्या हम किसके प्रभाव में हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि भारत क्या विश्व के कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी व्यक्ति पर अगर प्रभाव नहीं जम सकता, एक बार कोई IAS विशेष पर प्रभाव जम सकता है, लेकिन अधिवक्ता पर किसी का प्रभाव नहीं जम सकता। तो अधिवक्ता प्रभाव विहीन रहता है। मैं लिख कर देता हूं कि नाम हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हीं में से एक है कि वो किसी के प्रभाव में कभी आए नहीं, जो उनको लगा सही है उसके लिए खड़े रहे। तो आज के समय में धार्मिक न्याय कौन स्थापित करेगा? कहां से आएंगे लोग? क्या भारत के लोगों को स्थापित नहीं करना होगा? बाबा साहब तो पहली लाइन में लिखते हैं भारत के लोग। हाँ, उसके बाद जो है देश में नए नए बच्चे खड़े होते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम भारत के लोग, वो कहते हैं ये फलाना है, ये वो है, इसका धर्म ये है, इसकी जाति है, ये कहा जाता है? नहीं, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके भी ये देश है, इस देश में समानता को स्थापित कैसे किया जाए? हालांकि आज भारत में समानता को व्यापार के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आप किसी भी वर्ग के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, धन से, बल से ताकतवर हैं, तो आपको समानता की गिनती में गिना जाएगा। लेकिन अगर आप धन से, बल से कमजोर हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, राजनीतिक सामाजिक पहचान नहीं है, तो फौरन आपका
भी हमें सोचना पड़ेगा, इस पर आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर के चर्चाएं आगे बढ़ेगी। और जब चर्चाएं आगे बढ़ेंगी और क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन के आंसर भी कोई ना कोई देने का प्रयास जरूर करेगा। हमें आने वाली नस्लों के लिए व्यवस्था को स्थापित करना है। हमें राजनीतिक न्याय देखना होगा कि क्या उस वर्ग के लोग, उस श्रेणी के लोग, कैटेगरी के लोग जो शायद धन में कमजोर है लेकिन बुद्धि में तीव्र है, क्या वो राजनीति में जाएंगे, नहीं जाएंगे? मैंने चुनाव तो बहुत सारे देखे, बहुत सारे चुनाव के विषय में पढ़ा भी। मैंने वो भी पढ़ा जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया। मैंने सहारनपुर का चुनाव को भी देखा जब मान्यवर काशीराम साहब को वहां हराया गया, बड़ी मजबूती के साथ हराया गया। लेकिन मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद का चुनाव भी देखा कि भारत की सारी पक्ष विपक्ष की पार्टी एक साइड थी, सारी जितनी पार्टियां हैं वो सब एक साइड थी अकेले चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन पार्टियों के बड़े नेता, जूनियर जैसे नेता नहीं, हम जैसे नेता नहीं, सीनियर नेता जो मंत्री संतरी रहे हो, वो इंटरनल आकर काम कर रहे थे, जिसको ये नहीं पता था कि ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए कभी सोचिए बात कि एक व्यक्ति को हराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। जब आप सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, जब आप संविधान सम्मत चर्चा करेंगे, तो फिर आपके पीछे, आपके विरोध में सारी दुनिया होगी। लेकिन अगर आप अपने वचन पर, अपनी विचारधारा पर अडिग है, तो ये भी तय है कि आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ये तो हुआ। और देखिएगा महापुरुषों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के सहयोग से भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का आने वाला भविष्य इतना उज्जवल है कि अभी तो एक व्यक्ति ने हाहाकार मचा रखा है। एक व्यक्ति 4 मिनट के अंदर 21 से ज्यादा सवाल पूछ सकता है, जो मुझे लगता है शायद, मैंने तो अब तक देखा नहीं लेकिन फिर भी मैं उसको शायद लगा दूं, जो शायद सबसे पहले संसद में एक आध बार हुआ होगा कि किसी व्यक्ति ने 4 से 5 मिनट के अंदर 21 से 27 क्वेश्चन पूछ डाले हो सरकार से, पहली बार हुआ। हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हाथ छोड़ा जाता है, ये कोई हल्का मामला नहीं है। उसके बाद पढ़े ही हमने पूरा देश बंद किया, पूरे देश में हड़ताल पर है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। लेकिन बड़ा मामला ये है कि वो प्रशासन जो अधिवक्ताओं के सामने घुटने टेकता, उसकी हैसियत कैसे हो रही है किसी अधिवक्ता पर हाथ छोड़ दो। ये क्वेश्चन है, ये बताना है। और ये तभी बताया जा सकता है जब आप राजनीतिक न्याय को सही से स्थापित करने के मूड में आ जाएं। बिल्कुल देखिए, इनकम का साधन तो आपका पैसा है, जहां बैठेंगे, जहां कलम चलेगा वहीं से आप अपना परिवार चला लेंगे। लेकिन जब आप न्याय की पराकाष्ठा पर खड़े हो जाए, परिवार तो चले ही चलेगा, लेकिन समाज में नव निर्माण भी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस समाज का नव निर्माण हुआ, जहां हर वर्ग के व्यक्ति ने बाबा साहब को पढ़ करके, बाबा साहब को जान करके, समझ करके बराबरी की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास किया। और आज देखिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे वंचित वर्ग बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और एक शब्द कहने से पहले माफी चाहता हूँ जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग, जहाँ मैं कहिए कहूँ जिन्हें बहुजन समाज के लोग कहा जाता है, जिनसे वैचारिक लड़ाई हमारी रही पहले से, उनकी पता ना जाने 100, 200, 300 कितनी पीढ़ियां पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी हासिल किया, उन्होंने बेसिक शिक्षा भी हासिल की, सारी पीढ़ियां उनकी पढ़ी लिखी है। और डॉक्टर अम्बेडकर वाली पीढ़ी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुश्किल से 1-2 बाद थे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद काशीराम साहब वाली पीढ़ी थोड़ी पढ़ी लिखी हुई, और एक थोड़े से पॉइंट की पढ़ी लिखी पीढ़ी ने इस देश में परिवर्तन का इतना बड़ा बिगुल फूंक दिया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हम लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। अब सोचिए, जिस दिन इन मजदूर किसानों के वर्गों की पीढ़ियां, इन दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे, ग्राम संख्या समाज के बच्चे पढ़कर आगे की ओर बढ़ जाएंगे, क्या ये देश परिवर्तित तो नहीं होगा? क्या ये देश बदलेगा नहीं? क्या जो आज धार्मिक न्याय को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं उसको बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे, बिल्कुल बदल पाएंगे। और मैं ये कहता हूँ आज अधिवक्ता सम्मेलन, जो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी विशेष वर्ग, धर्म या जाति के व्यक्ति थे, नहीं। मैं लिख कर देता हूँ, अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार पढ़ा तो आप सब कुछ छोड़कर के डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हो जाएंगे, एक बार पढ़ने से। उनको पढ़ना जरूरी है। और मेरे जो नए भाई बहन हैं जो अब इस लाइन में घुसे हैं,
उनको अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर को ही पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में कुछ आंदोलन को समझ भी पाएंगे। ये बहुत सारी मांगे हैं, कुछ मांगे जो मुझे लगा कि वो बहुत मजबूती से लागू ही होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए, परिवार के लिए होनी चाहिए। इसमें मेडिकल हेल्थ सुविधा तो जरूर होनी चाहिए। एक आयु वर्ग के बाद 60 साल के बाद पेंशन योजना भी जरूर होनी चाहिए। जो हमारे अधिवक्ता है न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, एक्सीडेंट का हत्या का शिकार होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी कोई ना कोई विशेष प्लान बनना चाहिए। वो मैंने बता दी है। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरा प्रयास रहा कि जो मुझे समझ आया मैंने वो बताने का काम किया।